नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी व्याकरण में। तो बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे संधि अध्याय का तीसरा भाग, जिसमें हम बच्चों पढ़ेंगे विसर्ग संधि के बारे में। इससे पहले बच्चों हमने भाग 1 में स्वर संधि के बारे में पढ़ा और उसके जो भेद थे उनके बारे में पढ़ा। भाग 2 में बच्चों हमने पढ़ा व्यंजन संधि के बारे में और उसके जो नियम थे व्यंजन संधि के उनके बारे में। अब बच्चों भाग 3 में हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि के बारे में और उनके जो नियम हैं उनके बारे में। तो चलिए देखते हैं। तो बच्चों सबसे पहले अगर बात करें कि विसर्ग संधि क्या होती है, तो बच्चों यदि विसर्ग के बाद या तो स्वर आए या व्यंजन आए और उससे जो उत्पन्न विकार यानी कि जो परिवर्तन होगा शब्द में बच्चों, उसे ही हम क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। चलिए देखते हैं। जब विसर्ग के बाद या तो स्वर हो या फिर व्यंजन हो तो उनके मेल से, उनके परस्पर मेल से बच्चों जो संधि में यानी कि जो शब्द में परिवर्तन होगा, उत्पन्न विकार होगा, उसी को ही हम कहते हैं विसर्ग संधि। चलिए देखते हैं बच्चों उदाहरण के द्वारा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर नी के बाद बच्चों विसर्ग है तो नी प्लस छल, तो इससे बना है निश्छल। आगे बच्चों हम विसर्ग संबंधित नियम में इनको जानेंगे। आगे है बच्चों हमारे पास नी प्लस करम, तो इससे बना निष्करम। तो बच्चों इसमें कौन सी संधि है, विसर्ग संधि। आगे हमारे पास अंतः, और अंतः के बाद में विसर्ग है और अंतःकरण से बना है अंतःकरण। तो बच्चों ये वो है जहां पर विसर्ग के बाद जो आगे परिवर्तन होगा उसमें विसर्ग रहता है। ये बच्चों हम इसके नियमों में जानेंगे। आगे है बच्चों हमारे पास मनय प्लस रथ, तो इस मनय प्लस रथ से बना है मनोरथ, तो मनोरथ में होगी विसर्ग संधि। उसी प्रकार बच्चों यदि आप देखोगे दू प्लस निवार, तो दू प्लस निवार में होगा दुर्निवार। उस दुर्निवार में कौन सी संधि होगी बच्चों, विसर्ग संधि होगी। चलिए देखते हैं बच्चों आगे विसर्ग संधि से संबंधित नियम। तो बच्चों उसमें जो सबसे पहले नंबर पर नियम क है, उसमें देखेंगे कि यदि विसर्ग के आगे या तो श आए, यानी कि विसर्ग के आगे यदि श तीनों प्रकार के जो श है, जिसमें श और स सड़क वाला और श षटकोण, ये तीनों ही आए, तो वह क्रमशः श यानी कि श के स्थान पर हो जाएगा श और श के स्थान पर हो जाएगा ए, और यहाँ पर जो आगे है हमारे पास स, इसके स्थान पर हो जाएगा स। ठीक है, बदल जाता है। तो देखते हैं बच्चों इसको उदाहरण के द्वारा। जैसे आगे देखिए यहाँ पर हमारे पास है नी प्लस शंक, क्या है, नी प्लस शंक। तो बच्चों यहाँ पर हमारा जो विसर्ग है और उसके बाद में आ रहा है श, तो इसका हो जाएगा निशंक। क्या हो जाएगा, निशंक। उसको लिखेंगे नी आधा श फिर पूरा श अनुस्वार और क, निशंक। तो बच्चों निशंक में कौन सी संधि है, विसर्ग संधि। आगे देखते हैं हमारे पास दू प्लस शासन, क्या है, दू प्लस शासन, तो हो जाएगा इसका दुशासन। क्या हो जाएगा, दुशासन। तो बच्चों श आए तो इसका क्या हो जाएगा, श ही रहेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा दुशासन। उसी प्रकार आगे देखते हैं हम। आगे हमारे पास नी यानी कि यहाँ पर है विसर्ग और विसर्ग के बाद में आ रहा है स, तो बच्चों इसका क्या हो जाएगा, स ही रहेगा। क्या रहेगा, स। तो नी प्लस संदेह, नी प्लस संदेह से बनेगा निस्संदेह। क्या बनेगा बच्चों, निस्संदेह। तो निस्संदेह में कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि होगी। आगे है बच्चों हमारे पास नी प्लस संग, तो बच्चों यहाँ नी के बाद क्या है, विसर्ग है और संग यानी कि नी के बाद स आ रहा है, तो निसंग, नी प्लस संग का होगा निसंग, यानी कि विसर्ग किस में बदल जाएगा, स में। तो निसंग, निसंग में कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि। आगे है बच्चों हमारे पास नी प्लस शब्द, यानी कि विसर्ग के बाद आ रहा है हमारे पास श, तो इसका श ही हो जाएगा। तो नी प्लस शब्द का होगा निशब्द। क्या हो जाएगा, निशब्द। तो बच्चों निशब्द में कौन सी संधि है, विसर्ग संधि। आगे हमारे पास नी यानी विसर्ग के बाद में स्वार्थ, तो नी यानी विसर्ग के बाद में स सड़क आ रहा है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, स सड़क। तो निस्वार्थ में बच्चों कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि। तो प्रश्न आपने देखा कि निशंक, दुशासन, निस्संदेह, निस्संग, निशब्द और निस्वार्थ, इन सब में कौन सी संधि है, विसर्ग संधि। क्योंकि विसर्ग के बाद क्या आ रहा है बच्चों, श और श आ रहा है। क्या आ रहा है, श और श। तो श और श का परस्पर क्या हो जाएगा, श का श रहेगा और स का एक स और, तो विसर्ग किस में बदल जाएगा, श में और स में।
तो दुशासन से बना दुशासन, नि संदेह से बने निसंदेह, नि संग से बना निस्संग, और नि शब्द से बना निशब्द, और नि प्लस स्वार्थ से बना निस्वार्थ। तो इन सब में कौन सी संधि होगी बच्चों? विसर्ग संधि। आगे चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। तो बच्चों अगला जो इसका नियम है ख, उसमें हम देखेंगे कि यदि विसर्ग से पहले ई हो, क्या हो? विसर्ग से पहले ई हो या ऊ हो, तो विसर्ग से पहले या तो ई हो या ऊ हो और बाद में र आए, क्या आए? र आए, तो विसर्ग का तो लोप हो जाएगा और ई का ऊ दीर्घ और ई का यानी कि ई और ऊ का दीर्घ ई और ऊ में बदल जाएगा। यानी कि यदि यहाँ हमारे पास ई है तो वो बड़ी ई हो जाएगी और ऊ है ओ तो बड़ा ऊ हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पर विसर्ग क्या क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। जैसे देखिए नी के बाद क्या है? विसर्ग, तो विसर्ग के बाद यदि हमारे पास र आए तो बच्चों उससे पहले अगर यानी कि हमारे पास ई हो, तो यहाँ पर हमारे क्या ई है, तो ई का क्या हो जाएगा? बड़ी ई। यदि ऊ हो तो बड़ा ऊ हो जाएगा। तो देखिए बच्चों नी प्लस रव, तो इसका बन जाएगा नीरव। क्या बन जाएगा? नीरव। और आप देख रहे हैं कि नीरव में कौन सी मात्रा होगी? न पर बड़ी, यानी कि क्या हो जाएगी? ई की क्या हो जाएगी? बड़ी ई हो जाएगी। आगे है बच्चों हमारे पास नी, और नी के बाद है विसर्ग और उसके बाद है रोग। तो नी प्लस र, यानी कि विसर्ग के बाद आ रहा है र, तो बच्चों न है जो उस पर जो ई है वो बड़ी हो जाएगी, तो नी प्लस रोग होगा निरोग। तो निरोग में कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि। उसी प्रकार आगे देखोगे बच्चों आप, यहाँ पर विसर्ग के बाद फिर र आ रहा है और हमारे पास है नी प्लस रस, तो नी प्लस यानी कि न पर बड़ी की मात्रा हो जाएगी और इसमें हो जाएगा नी रस। ठीक है बच्चों, तो यानी कि विसर्ग के पहले यानी कि ई हो या ऊ हो और उसके बाद में र आए तो विसर्ग का तो लोप हो जाएगा, और अगर छोटी ई है तो उसका दीर्घ यानी कि बड़े ई हो जाएगा, और छोटा ऊ है तो उसका बड़ा यानी कि दीर्घ बड़ा ऊ हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो नीरव, निरोग और नीरस में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले नियम की तरफ। अगला नियम है हमारा कि यदि विसर्ग के बाद च छ या ट ठ या त थ आए तो विसर्ग क्रमशः श श और स में बदल जाएगा। ध्यान से देखिए बच्चों वापिस कि यदि विसर्ग के बाद हमारे पास च छ हो या ट ठ हो या त थ हो तो विसर्ग क्रमशः किस में बदल जाएगा? श यानी शलगम वाला, श यानी कि षटकोण वाला और स यानी कि सड़क वाले में बदल जाएगा। चलिए समझते हैं बच्चों उदाहरण के द्वारा। जैसे यहां पर है हमारे पास नी और आगे आ रहा है हमारे पास त। क्या आ रहा है? त। तो ध्यान से देखिए विसर्ग के पास आ रहा है त, तो बच्चों विसर्ग के बाद यदि त थ हो तो त थ बदलता है स सड़क में, तो नी प्लस तार का हो जाएगा निस्तार। कौन सा हो जाएगा? निस्तार। तो यहां पर निस्तार में कौन सी संधि हुई बच्चों? विसर्ग संधि। आगे हमारे पास दू, आप देख रहे हो यहां विसर्ग आ रहा है और विसर्ग के बाद आ रहा है च, तो विसर्ग के बाद यदि च छ हो तो वो बदल जाता है श में, तो बच्चों ये हो जाएगा दुष्चरित्र। क्या हो जाएगा? दुष्चरित्र। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं बच्चों दुष्चरित्र, तो ये उसी का ही रूप है दुष्चरित्र। तो यदि विसर्ग के बाद में च हो या च छ हो तो विसर्ग का लोप हो जाएगा और उसकी जगह आ जाएगा श यानी कि शलगम वाला। आगे है बच्चों हमारे पास नी यानी कि विसर्ग और उसके बाद में छ, तो विसर्ग के बाद यदि च छ आता है तो उसका क्या हो जाता है? श शलगम वाला। तो नी प्लस छल का होगा निश्चल, तो निश्चल में कौन सी संधि होगी बच्चों? विसर्ग संधि। उसी प्रकार आप देखोगे आगे है धनु, विसर्ग के बाद आ रहा है ट, तो ट ठ आता है यदि तो उसका हो जाता है श षटकोण में, तो धनु प्लस टंकार का होगा बच्चों धनुष टंकार। क्या होगा? धनुष टंकार। और यहाँ पर जो विसर्ग का लोप हो रहा है और उसकी जगह आ रहा है श षटकोण वाला, तो बच्चों धनु प्लस टंकार का होगा धनुष टंकार। क्या होगा? धनुष टंकार। तो धनुष टंकार में कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि। आगे है बच्चों हमारे पास नी, यानी कि नी के बाद है विसर्ग और आगे आ रहा है ठ, तो बच्चों यदि नी के बाद ट और ठ हो तो उसका क्या हो जाएगा? श षटकोण। तो नी प्लस ठुर होगा निष्ठुर, तो निष्ठुर में कौन सी संधि होगी बच्चों? विसर्ग संधि। तो आपने देखा कि निस्तार, दुष्चरित्र, निश्चल, धनुष्टंकार और निष्ठुर, इनमें कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले नियम की तरफ। आगे हमारे पास नियम कि यदि विसर्ग के बाद क ख प फ
ध्यान से देखना कि यदि विसर्ग के बाद हमारे पास क हो, ख हो, प हो या फ हो, पर विसर्ग में कोई विकार नहीं होता, यानी कि विसर्ग के बाद यदि ये वर्ण आते हैं क, ख और प, फ, तो बच्चों विसर्ग का लोप नहीं होता है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे देखिए यहाँ पर है हमारे पास प्रातः काल, तो विसर्ग के बाद बच्चों आ रहा है क, तो यहाँ पर जो विसर्ग है उसका लोप नहीं होगा और जो शब्द है ये ऐसे का ऐसा ही होगा, यानी कि प्रातः काल का होगा प्रातः काल। उसी प्रकार आप देखोगे यहाँ पर है पय, तो पय यानी कि यह के बाद हमारे पास क्या है विसर्ग, और आगे आ रहा है बच्चों प, तो यानी कि विसर्ग का लोप नहीं होगा और जो शब्द है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, तो पय प्लस पान होगा पय पान। उसी प्रकार बच्चों यदि अंतः विसर्ग के बाद आ रहा है कै, तो विसर्ग के बाद यदि कै, ख, पै या फै आए तो विसर्ग का लोप नहीं होगा, शब्द वैसा ही रहेगा, तो अंतः प्लस करण का होगा अंतःकरण। तो प्रातःकाल, पय पान, अंतःकरण, इन सब में कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले नियम की तरफ। अगला नियम हमारा कि यदि विसर्ग से पहले ए, आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो, जैसे ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, और ए या आई या ओ, औ और अंग, इनमें से कोई भी स्वर हो, तो बाद में वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण अर्थात य, र, ल, व में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग किस में बदल जाएगा? र में बदल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यानी कि ए और आ के बाद में ए और आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो और उसके बाद में किसी भी वर्ग के तृतीय, चतुर्थ या पंचम यानी कि य, र, ल, व में से कोई हो तो ये किस में बदल जाएगा? र में। चलिए बच्चों समझते हैं उदाहरण के द्वारा। जैसे हमारे पास यहाँ है दू, विसर्ग के बाद आ रहा है न, यानी कि न, तो बच्चों दू प्लस न यानी कि पंचम वर्ण आ रहा है, तो हमारे पास दू प्लस निवार का होगा दुर्निवार, यानी कि उसका क्या बन जाएगा? र, तो दुर्निवार होगा बच्चों। दू प्लस निवार का क्या होगा? दुर्निवार, और दुर्निवार में कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि। आगे देखिए, आगे हमारे पास दू प्लस बोध, क्या है? दू प्लस बोध, तो बच्चों तृतीय, पै, फै, बै, तो तृतीय वर्ण है हमारे पास ब, तो विसर्ग के बाद हमारे पास ब है तो ये भी किस में बदल जाएगा? र में, तो दू प्लस बोध होगा दुर्बोध, तो दुर्बोध में कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि। आगे है बच्चों हमारे पास नी प्लस गुण, तो कै, ख, ग, यानी कि तीसरा वर्ण है, विसर्ग के बाद क्या है? तीसरा वर्ण, तो नी प्लस गुण का हो जाएगा निर्गुण। उसी प्रकार बच्चों नी प्लस आधार का होगा निराधार, और नी प्लस धन का होगा निर्धन, और नी प्लस झर का होगा निर्झर। ठीक है, यहाँ पर जय है वो क्या है? तीसरा वर्ण है, और ध भी क्या है? तै, थ, ध, तीसरा है। ठीक है बच्चों, तो यानी कि यहाँ पर तै, थ, द, ध, तो ये है चौथा, तो तीसरा, चौथा और पांचवें में से कोई भी वर्ण आए तो उसका रह हो जाएगा, तो नी प्लस धन होगा निर्धन, और निर्धन में संधि होगी बच्चों विसर्ग संधि। उसी प्रकार निर्झर में कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि। आगे बढ़ते हैं बच्चों विसर्ग संधि के अगले नियम की तरफ। अगला नियम है हमारे पास कि यदि विसर्ग से पहले ए, आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए, यानी कि विसर्ग से पहले हमारे पास क्या है? ए या आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो और बाद में कोई भी स्वर आए और बाद में फिर कोई स्वर आए तो विसर्ग रै में बदल जाता है। देखते हैं बच्चों उदाहरण के द्वारा। यहाँ पर विसर्ग से पहले हमारे पास है स्वर ई, यानी कि ए और आ को छोड़कर है ई, और बाद में हमारे पास कोई भी स्वर हो तो हमारे पास स्वर है आ, तो बच्चों जो विसर्ग है वो बदल जाएगा र में, तो नी प्लस आशा हो जाएगा निराशा। क्या हो जाएगा? निराशा। तो निराशा में कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि। आगे उसी प्रकार बच्चों विसर्ग से पहले हमारे पास ई और आगे फिर है बड़ा ई स्वर, तो यहाँ पर विसर्ग क्या क्या हो जाएगा? र, तो नी प्लस ईह हो जाएगा निरीह। तो निरीह में कौन सी संधि होगी बच्चों? विसर्ग संधि। उसी प्रकार आगे देखोगे आप तो नी यानी कि विसर्ग से पहले है ई और विसर्ग के बाद आ रहा है ऊ, तो ई प्लस ऊ यानी कि विसर्ग, तो इसका हो जाएगा र, तो नी प्लस उपाय होगा निरूपाय। क्या होगा? निरूपाय। तो निरूपाय में कौन सी संधि होगी बच्चों? विसर्ग संधि। उसी प्रकार यहाँ पर विसर्ग से पहले आगे देख रहे हो आप, आगे है ई और फिर विसर्ग के बाद में है अ, तो इसका क्या हो जाएगा? विसर्ग का र में परिवर्तन हो जाएगा, तो नी प्लस अर्थक होगा निरर्थक। क्या हो जाएगा? निरर्थक। तो निरर्थक में बच्चों कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले नियम की तरफ। अगला नियम है हमारे पास कि यदि
विसर्ग से पहले ए आए और बाद में य र ल व ह आए, यानी कि अंतस्थ वर्ण, ये क्या होते हैं? अंतस्थ वर्ण। यानी कि विसर्ग से पहले तो हमारे पास अ स्वर आए और बाद में अंतस्थ वर्ण यानी कि य र ल व ह हो, तो विसर्ग का लोप हो जाता है बच्चों, तथा विसर्ग ओ में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? ओ में। जैसे देखिए यहाँ पर हमारे पास विसर्ग के बाद आ रहा है व, यानी कि अंतस्थ वर्ण आ रहा है य र ल व, तो बच्चों यहाँ पर जो विसर्ग है वो ओ में बदल जाएगा, तो मन है प्लस विकार होगा मनोविकार। तो मनोविकार में कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि। उसी प्रकार बच्चों मन प्लस रथ, तो यहाँ पर रे आ रहा है विसर्ग के बाद, तो विसर्ग का लोप हो जाएगा और ये बदल जाएगा ओ में, तो मन है प्लस रथ होगा मनोरथ। उसी प्रकार आगे हमारे पास पुर, यानी कि पुर के बाद विसर्ग है और विसर्ग के बाद है आ रहा है अंतस्थ वर्ण, तो पुर प्लस हित होगा पुरोहित। तो पुर प्लस हित क्या होगा? पुरोहित। और पुरोहित में कौन सी संधि होगी बच्चों? विसर्ग संधि। उसी प्रकार मन है प्लस रम, ध्यान से देखिए विसर्ग के बाद फिर आ रहा है रे, यानी कि अंतस्थ वर्ण, तो मन है प्लस रे का हो जाएगा बच्चों, विसर्ग बदल जाएगा ओ में और विसर्ग का लोप हो जाएगा, तो बन जाएगा मनोरम। और मनोरम में बच्चों कौन सी संधि होती है? मनोरम में होती है विसर्ग संधि। तो मनोविकार, मनोरथ, पुरोहित और मनोरम में कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले नियम की तरफ। तो अगला नियम हमारा कि यदि विसर्ग से पहले ई या उ आए, ध्यान से देखना, विसर्ग से पहले ई या उ आए और बाद में क ख और प फ आए, तो विसर्ग श षटकोण में बदल जाता है। ध्यान से देखना बच्चों, विसर्ग से पहले यदि ई स्वर या उ स्वर हो और बाद में क ख या प फ हो, तो बच्चों जो विसर्ग है वो किस में बदल जाएगा? श में। किस में? श में। समझते हैं उदाहरण के द्वारा। जैसे हमारे पास यहाँ विसर्ग से पहले है ई और बाद में आ रहा है क, तो बच्चों विसर्ग किस में बदल जाएगा? श षटकोण में। तो नी प्लस कर्म होगा निष्कर्म। उसी प्रकार आगे देख रहे हो आप, विसर्ग से पहले ई और बाद में आ रहा है क, तो नी प्लस काम होगा निष्काम। और उसी प्रकार आगे नी प्लस करुण, यानी कि इसमें हो जाएगा निष्करुण। और नी प्लस पाप, विसर्ग से पहले ई और बाद में प, तो नी प्लस पाप का होगा निष्पाप। उसी प्रकार बच्चों नी प्लस कपट, विसर्ग के बाद आ रहा है क, तो विसर्ग किस में बदल जाएगा? श षटकोण में। तो नी प्लस कपट होगा निष्कपट। और नी प्लस फल तो होगा निष्फल। तो बच्चों निष्कर्म, निष्काम, निष्करुण, निष्पाप और यहाँ पर है निष्कपट और निष्फल, इन सब में कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि। और इनके बच्चों संधि विच्छेद भी हमें बिल्कुल याद रखने हैं। तो बच्चों इसी के साथ जो हमारा संधि अध्याय का तीसरा भाग है वो यहीं समाप्त होता है। इस अध्याय में बच्चों हमने पढ़ा विसर्ग संधि के बारे में कि विसर्ग संधि क्या होती है और उसके जो नियम है वो क्या होते हैं। और बच्चों साथ ही जो संधि अध्याय है वो यहीं समाप्त होता है। संधि अध्याय में बच्चों हमने पढ़ा स्वर संधि के बारे में और व्यंजन संधि के बारे में और विसर्ग संधि के बारे में और उनके जो नियम है और भेद है उनके बारे में। तो बच्चों ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। आगे मिलते हैं हिंदी व्याकरण के अगले अध्याय में। तब तक के लिए धन्यवाद।